नमस्कार आचार्य जी। मतलब मैं कई महीनों से मेरी इच्छा थी कि मैं एक ऑफलाइन सेशन करूं और आज मैं बैठी हूं। भारत में द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स मतलब 54% इन 2009 से सर्च किया है पूरा 65% इन 2022। तो पता चला रीज़न था कि हाईली एजुकेटेड लोग इसी चक्कर में फंस जाते थे कि जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी नौकरी। तो और दूसरी तरफ अमंग द इलिटरेट पीपल पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स मैक्सिमम 3.5% तक ही जाते हैं। तो रीज़न हमें पता है, बट इसका सल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयड लोगों को जो झुंझुने हम दे के रखते हैं ना, वो हटाने पड़ेंगे। भारत में जो सबसे बड़ा झुंझुना होता है वो सरकारी नौकरी का होता है। और जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है वो उस झुंझुने के समर्थन के लिए बनी है। झुंझुना बजेगा, बच्चा नाचेगा और समाज और परिवार ताली बजाएगा। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो और आप शान से बोलो कि अभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल चौड़े होके बोलो कि अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। भारत में ये बहुत बड़ा झुंझुना है। तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। देखो, आपने कहा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी की दर भी कम है। कारण सीधा है, उनके पास झुंझुना नहीं है ना। उनमें से कोई बिल्कुल बेपढ़ है, कोई चौथी पास है, कोई 8वीं। उसको पता है कि बाहर निकल के कोई बड़ी नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलनी है। तो क्या करते हैं, उनको जो काम मिलता है वो करना शुरू कर देते हैं और कच्ची उम्र से ही शुरू कर देते हैं। कोई 16 से शुरू कर देता है, कोई 18 से, कोई 20-21 से। इसके आगे कोई बेरोजगार बैठता ही नहीं। क्या करेगा बेरोजगार बैठ के? तो शुरू कर देता है। और आप जानते हो, बहुत मजेदार बात, ये आप लोग निकालिएगा कि कहाँ का सर्वे है। 35 की उम्र में जितना इनकम डिफरेंस होना चाहिए एक हाईली एजुकेटेड और एक सेमी एजुकेटेड में, अनएजुकेटेड की मैं बात नहीं कर रहा, आपने अनएजुकेटेड ही करी थी, मैं सेमी एजुकेटेड ले रहा हूं। जितना डिफरेंस होना चाहिए हाईली एजुकेटेड से, यहां पर आशय है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और सेमी एजुकेटेड माने शायद उस स्टडी में था कि 6ठी या 8वीं, जो मिडिल, जो पास कर चुके। वो डिफरेंस इंडिया में मिनिमम है बड़े देशों में। इसका मतलब समझना, अभी हम क्या सोचेंगे, किसी ने बैचलर्स कर रखा है, फिर पीजी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और कोई सिर्फ 6ठी पास है। हम क्या सोचेंगे कि 35 की उम्र में उनकी आमदनी में कितना अंतर होगा? बहुत सारा अंतर होगा। और दुनिया के बाकी देशों में होता भी है। वहां पर शिक्षा के हिसाब से आय में काफी बड़ा अंतर दिखाई भी देता है। लेकिन भारत में जब एग्रीगेट लेवल पर लिया जाता है कि ये साहब, ये हमने एक 10 लाख लोगों का सैंपल ले लिया, उनमें से कोई 6ठी पास था, कोई 8वीं पास था, और ये हमने एक 10 लाख लोगों का और सैंपल ले लिया, ठीक है, उसमें कोई बीएससी वाला है, कोई एमटेक वाला है, कोई पीएचडी वाला भी है, उसको भी ले लिया, और 35 की उम्र में इन दोनों सैंपल्स की एवरेज इनकम कंपेयर करी गई, तो जो उसमें जो डिफरेंस आता है वो वर्ल्ड में मिनिमम है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो कम पढ़ा लिखा है वो चूंकि पहले से ही काम करना शुरू कर देता है, तो 35 की उम्र तक एक अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, स्किल्ड हो जाता है, धीरे धीरे अपने काम में बढ़ जाता है, वो कहीं पहुंच जाता है।
और ये जितने सरकारी नौकरी वाले हैं ये सब 30-35 साल तक झुंझुना बजाते हैं, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं जो छठी पास है, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं, या बस उसके समकक्ष हो जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सहारा बनते हैं माँ बाप, और इस प्रक्रिया में सहारा बनते हैं पूरे जो सामाजिक तत्व होते हैं। सरकार भी सहारा बनती है, नहीं तो सरकार इतने सारे अटेम्प्ट्स क्यों अलाउ करेगी सब नौकरियों में? और सरकार ऐसा क्यों करेगी कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सरकारी, इनमें कईयों में तो फॉर्म निकलने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। एक एग्ज़ाम ही तो है ना, एग्ज़ाम लेकर के 2 या 3 महीने में समाप्त करो ना, रिजल्ट दे दो। पर ख़ास तौर पर जो स्टेट लेवल इसमें एंट्रेंस होते हैं उनमें कई बार 3-3 साल लग रहे होते हैं। कई बार तो कोर्ट में जा कर के कहना पड़ता है कि कब हुआ था एग्ज़ाम, अभी तक उसका आपने रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर करा है। लेकिन रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो क्या बचा रह जाता है? आशा का झुंझुना। आशा का झुंझुना लटका हुआ है। अब ये जो लड़का है जिसने एग्ज़ाम दिया था, ये बीच में जा कर के कहीं किसी दुकान में कोई साधारण काम करना थोड़ी शुरू करेगा। ये बोलेगा साहब मैंने तो बैंक का एग्ज़ाम दिया है, या मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है, मैं किसी जगह पर जाकर साधारण सेल्समैन थोड़ी बन जाऊंगा बीच में। और जो बन गया था साधारण सेल्समैन, वो धीरे धीरे इन 3 सालों में वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बहुत अंडरस्टेटेड है बेटा। भारत में हमें जो मिलता है अच्छे से समझना, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वी आर ऑल अंडर एम्प्लॉयड। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हिडन है, समझ रहे हो? जो आपके सामने आंकड़ा भी आता है ना कि इतने हैं, वो उससे ज्यादा है जो अनएम्प्लॉयड है, डिस्गाइज्ड है। वो अपने आप को घोषित कर देता है कि साहब मैं भी कर रहा हूं, पर वो कर कुछ नहीं रहा है। वो काम कर रहा है जो दिन के 1 या 2 घंटे में हो सकता है, बाकी समय निकाल के वो कुछ और कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ये मूल्य स्थापित ही नहीं किया गया है कि जवानी के साल 20 से लेके 35 के साल जीतोड़ मेहनत करके जिंदगी संवारने के लिए हैं। उसको ही बताया ही नहीं गया है। उसको लाज ही नहीं आती कि मैं कुछ करता नहीं हूं। वो आराम से पड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है कि मैं तो भी तैयारी कर रहा हूं। बहुत मुश्किल नहीं है, सच पूछो तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन्हें निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। कारण बता देता हूं। अगर 1000 सीट है किसी एग्जाम में, तो उसके लिए सचमुच तैयारी करने वाले 5 या 7 हजार होते हैं बस। बाकी बस अपना वक्त खराब कर रहे होते हैं। तो बहुत कंपटीशन है नहीं। बाकी सब बस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाले होते हैं जो कंपटीशन के नाम पर अपना समय खराब कर रहे हैं। ये एक बहुत यूनिक फिनोमेना है जो भारत में ही पाया जाता है। दुनिया के किसी देश में सरकारी नौकरी को या ब्यूरोक्रेसी को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। पर भारत का जो फ्यूडल पास्ट है ना, ये भारत में भी इसको तवज्जो क्यों दी जाती है समझना। क्योंकि हमारा एक सामंतवादी इतिहास है ज़बरदस्त तरीके से, और हमारे यहाँ पर वैचारिक क्रांति अभी पूरी तरह हुई नहीं है। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब होता है? फ्यूडलिज्म के आपने सीरियंट फीचर्स पढ़े होंगे अपनी सोशियोलॉजी वगैरह में। क्या होते हैं? ये होता है कि जो फ्यूडल लॉर्ड है वो करता कुछ नहीं है, दूसरे काम करते हैं। जो फ्यूडल लॉर्ड है वो बैठ के सबको वही बनना है, और वो बनने के लिए अगर 10 साल खराब करने पड़े तो क्या हो गया? ये बात हमारी मूल्य व्यवस्था में आ गई है कि सर्वोच्च आदमी वो है जो मेहनत नहीं करता, बैठ के खाता है। हम उससे रश्क करते हैं, हमें ईर्ष्या होती है उससे जिसको हम पाएं कि वो कुछ नहीं करता, बैठ के खा रहा है। हम ये नहीं कहते कि धिक्कार है इस आदमी पे, करता कुछ नहीं, बैठ के खा रहा है। हमें लगता है वाह यार सही मजे हैं तेरे तो। अभी भी लड़कियां होती हैं छोटी, उनमें ये वैल्यू मूल्य डालने की कोशिश की जाती है कि अच्छे से अपने आप को बना संभाल के रख, तुझे डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तुम देख रहे हो उसमें क्या मूल्य डाला जा रहा है? यही बैठ के खाएगी, बैठ के खाएगी। यही बात हमारी जाति प्रथा में भी दिखाई देती है। इसलिए मैंने कहा कि दिस फिनोमेना इज यूनिक टू इंडिया।
जाति प्रथा का भी क्या मतलब है? सबसे ऊपर पहुंच जाओ जहां करना कुछ नहीं है, बैठ के खाना है और इज्जत भी खूब मिलेगी। तुम वो हो जाओ जिसे कुछ नहीं करना है, बस बैठ के खाना है, इज्जत भी खूब पाओगे, बस अथॉरिटी बन जाओ, पावर सारा तुम्हारे पास आ गया, अब करना थोड़ी कुछ है, बैठ के खाओ। यही बात ये भी एक्सप्लेन करेगी कि भारत की ब्यूरोक्रेसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसीज में क्यों है, क्योंकि उसमें आप प्रवेश ही इसीलिए करते हो कि करना कुछ नहीं है, बैठ के खाना है। तो जो हमारा फ्यूडल पास्ट है, हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रेनेसां जैसी चीज भारत में हुई नहीं है अभी तक। हमारे लिए जीवन की सबसे ऊंची बात यही हो सकती है कि भाई करता कुछ नहीं है, खाता है, और भले ही डिजर्व नहीं करता पर उसके पास पावर और अथॉरिटी पूरी है, राजा जी है। यह सबको राजा बनना है। यहां पर किसी को भी श्रम नहीं करना है, यहां सबको बस ऐश करनी है, ऐश्वर्य चाहिए सबको। हम क्या लोगों की मेहनत को पूजते हैं भारत में? नहीं पूजते ना। हम कहते हैं बस एक ऐसी जगह पालो जहां पहुंच गए एक बार तो फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो जगह एक ट्रॉफी वाइफ की हो, चाहे वो जगह एक पॉलिटिकल पावर की हो, चाहे वो वजह अनअर्न्ड मनी की हो, चाहे वो वजह ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी की हो। बस किसी ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां एक बार पहुंच गए फिर बल्ले बल्ले। उस जगह पहुंचने के लिए अगर जवानी के 10 साल खराब करने पड़े तो कर दो। ये अनएम्प्लॉयमेंट है। सारा खेल मूल्यों का है, वैल्यू सिस्टम का है। किसी भी समाज में कुछ भी हो रहा हो तो बस ये देख लेना कि उस समाज में वैल्यू सिस्टम क्या है। भारत के जो लोक मूल्य हैं, जो हमारी कॉमन प्रिवेलेंट वैल्यूज हैं, उनमें बहुत कुछ सड़ा हुआ है और हम उसको हटाने को तैयार नहीं है। हम जिनको अपना आदर्श माने, हम जिनको अपने गॉड्स माने, वो श्रमशील क्यों नहीं है? बताओ ना। मेरा महापुरुष, मेरा अवतार, मेरा देवता तो वो होगा जो मेहनत कर रहा है, संघर्ष और श्रम कर रहा है। लेकिन हमारे जो प्रचलित सब आदर्श हैं, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक, उनमें श्रम कहां दिखाई देता है? कहीं कहीं दिखाई देता है, जहां जहां दिखाई देता है वहां सौंदर्य है, पर अधिकांशतः श्रम नहीं दिखाई देगा। अधिकांशतः यह रहता है कि ये बस हैं, भाई फलाने देव हैं, वो स्वर्ग में क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि वो देव हैं। तो हर आदमी बस, कभी मेहनत करके उनको दिखाया गया? मैं नहीं कह रहा कि ऐसी चीज दूसरे देशों में या दूसरे समाजों में होती ही नहीं, पर भारत में ज्यादा है। मुझे क्या बन जाना है? द फ्यूडल लॉर्ड। तो हमने अपने सब आदर्श भी उसी तरीके से बना दिए हैं, द फ्यूडल लॉर्ड्स। और इसीलिए हीरो वर्शिप का भी हमारे यहां बहुत चलन है। कोई एक है जो वहां पहुंच गया और अब वो वहां से सारा पावर कमांड कर रहा है, कोई एक है। जो डिग्निटी है स्ट्रगल में, स्ट्राइफ में, एफर्ट में, लेबर में, अटेम्प्ट में, हमें उसकी इज्जत करना सिखाया नहीं जाता। हमसे यह नहीं कहा जाता कि जो हाथ चला रहा है सबसे ज्यादा इज्जत का वो अधिकारी है। आप अगर वर्ण व्यवस्था में देखोगे तो जो हाथ चलाता है, मेहनत करता है, उसको हमने सबसे नीचे रख दिया है। तो कोई क्यों हाथ चलाना चाहेगा? तो फिर हम हाथ नहीं चलाना चाहते, हम नहीं चलाना चाहते हाथ। हम श्रम को इज्जत देते ही कहां है? एक आदमी बहुत मेहनत करके कमाता है, ईमानदारी से बताइएगा, एक आदमी है बहुत मेहनत करके कमाता है और एक आदमी है जो बैठ के मुफ्त की रिश्वत की खाता है। ये समाज इज्जत ज्यादा किसको देता है? वो रिश्वतखोर को ही ज्यादा इज्जत मिलती है। एक वर्किंग वुमन होती है
10 हाउसवाइफ मिल जाएंगी, उसको ताने और मारेंगी, कहेंगी बेचारी गरीब है इसलिए इसको मेहनत करनी पड़ती है, देखो धूल में निकलती है, धूप में निकलती है, इसका तो मुंह काला हो गया। हमें देखो, हम खरगोश सी मुलायम खाल लेके हम घर में रहते हैं, ऐश करते हैं। हमारा पति कोई भिखारी है क्या कि हमें काम करना पड़े? डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि जो लेबर कर रहा है उसको नीचा और दिखाओ। और जो मुफ्त की खा रहा है, बिल्कुल जमीन की भाषा में कहूं तो हराम की खा रहा है, उसको इज्जत मिलती है। आप शुरुआत करो, मूल्य बदलो। जिस किसी को देखो कि उसके पास अनअर्न्ड मनी है, चाहे इनहेरिटेंस से चाहे कोइंसिडेंस से, उसको इज्जत मत दो। ऋषि अष्टावकर क्या बोलते हैं? अनादरम कुरु। अनादर करना सीखो। सिर्फ इसलिए तुम्हारे सामने कोई आ गया है और उसके पास एक अथॉरिटी है, ये नहीं कि उसको नमस्ते कर दिया और सर झुकाने लग गए और ये सब है। देखो कि इसमें योग्यता कितनी है, देखो कि ये संघर्ष कितना करता है दिन रात। संघर्ष को सम्मान देना सीखो, बेरोजगारी कम हो जाएगी। संघर्ष को सम्मान देना सीखो, बेरोजगारी कम हो जाएगी। लोग कहेंगे क्या वो लोग संघर्ष नहीं कर रहे जो 10-10 साल तैयारी करते हैं? नहीं साहब, नहीं कर रहे। हमने भी तैयारी करी और हम अच्छी तरह जानते हैं कि उस तैयारी में कितना संघर्ष लगता है। और हमने भी एंटरप्रेन्योरशिप करी और हम जानते हैं कि उसमें कितना संघर्ष लगता है। जब भारत संघर्ष को सम्मान देने लगेगा, आप पाओगे बेरोजगारी वगैरह गायब हो गई है। कोई बेरोजगार हो कैसे सकता है? क्या करने को कुछ नहीं है? बिल्कुल है, पर हम उसे छोटा काम बोल के करते नहीं है। और छोटा काम किस अर्थ में? कि इसमें पैसा नहीं है। हमारे पास काम को बड़ा या छोटा कहने का और तो कोई पैमाना होता भी नहीं ना। जिस काम में पैसा ना बह रहा हो, हमारी दृष्टि में वो छोटा हो जाता है। और कोई भी अच्छा काम आपको पैसा देने ही लग जाएगा, वो भी तुरंत, इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं। तो हम फिर अच्छा काम करते भी नहीं। नहीं तो बताओ ना, आप एक जवान आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, आप 21 के हो, आप 25 के हो, बेरोजगारी का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो मेरे पास करने को कुछ नहीं है। क्यों करने को कुछ नहीं है? निकलो, देखो, जहां कहीं भी कुछ गलत हो उसको ठीक करो। और जो तुम करोगे उससे किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही, तो कुछ पैसा आने लग जाएगा, तुम्हारा पेट चलने लग जाएगा। उससे ज्यादा की कामना रखो मत, क्योंकि श्रम, संघर्ष और कार्य का स्तर मायने रखते हैं। तुम्हें उसमें से मिल क्या रहा है वो बात की बात है। भाई काम का क्या मतलब होता है? काम का मतलब होता है मैंने कुछ करा और उसमें मेरा आनंद है, मेरा संतोष है, और जो मैंने करा उसके फलस्वरूप मुझे कुछ पैसे भी मिल गए। पैसे मिल गए तो मेरा उससे घर चल गया। यही तो काम है, यही काम की परिभाषा है ना। मैंने कुछ करा, क्यों? क्योंकि वो करना ठीक था, और जो मैंने करा उससे दूसरे को भी फायदा हो गया, तो मुझे कुछ मिल गया। अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो उससे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम करो ना। बेरोजगारी शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं है। घर में पड़े हुए और कह रहे हो मुझे कोई जॉब देने वाला नहीं इसलिए घर में पड़ा हूं। जॉब देने वाला का क्या मतलब है? तुम्हारा मोहल्ला गंदा पड़ा हुआ है, जाओ मोहल्ला पूरा साफ कर दो। बोला मोहल्ला मैं साफ करूंगा, बदले में हर घर से 50 रुपए लूंगा। लो, मिल गया रोजगार? नहीं मिल गया? दुनिया में इतना कुछ है जिसको ठीक किया जाना जरूरी है, तुम उसको ठीक करो, बदले में लोग तुम्हें पैसा दे देंगे। काम भी अच्छा करोगे और तुम्हारा खर्चा भी चलेगा। अजी साहब, इतना आसान नहीं होता है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होता बेटा। आप जहां बैठे हो, मैं वहां बैठ के उठ भी चुका हूं, तो आप हमें मत बताइए कि आसान होता है कि कठिन होता है। मैं जो काम कर रहा हूं, ये कोई इंडस्ट्री नहीं होती है। बस मुझे ये करना था, मैंने किया, और इससे जिनको लाभ हुआ वो मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप और करिए, आगे बढ़िए, आप जो कर रहे हो उससे हमें ही लाभ हो रहा है, हम आपको संसाधन देंगे, आप आगे बढ़िए।
नहीं तो इसका कोई पहले से ब्लूप्रिंट थोड़ा ही उपलब्ध था कि ऐसे ऐसे करो तो कैरियर आगे बढ़ेगा और पैसा मिलेगा। ना तो इसमें कोई कैरियर होता है, ना कोई ये इंडस्ट्री है, ना ये काम ऐसा है कि कोई और कर रहा है तुम नकल करके कर डालो। जो मुझे ठीक लगता गया मैं करता गया, और चूंकि जो मैं कर रहा था वो औरों के भी काम आ रहा था तो उनसे मुझे फिर समर्थन मिलता गया। आप भी देखिए ना कि क्या ठीक है जमाने में करने के लिए, और उसको करिए, और ये भरोसा रखिए कि भूखे नहीं मरेंगे। हां, अय्याशी की चाह हो, बैठे बैठे खाना हो, तो फिर कोई उपाय नहीं है। सही संघर्ष करने निकलो, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी।